नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें और आपका दिन हमेशा शुभ रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आज मैं आपको एडेनियम प्लांट के साथ साथ उन तमाम आउटडोर और इंडोर प्लांट की सेहत, रखरखाव, सॉइल मीडिया, फर्टिलाइज़र और फ्लावरिंग से जुड़े उन तमाम बातों को साझा करेंगे जो एक प्लांट लवर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और मैं इन तमाम बातों को एक साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर पौधों से जुड़ी कई सारी अलग अलग बातों को जानने या सीखने की उम्मीद मुझसे लगाए हुए हैं और मैं उन तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझसे इस प्रकार की उम्मीद रखते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम ज़रूरी जानकारी को साझा करने का हर संभव प्रयास किया है और अगर मेरा अनुभव आपको काम आ गए तो इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं और पौधों से जुड़ी जानकारी को जानने या सीखने की चाहत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने गार्डन में बेशुमार फूलों से भरा ये रेगिस्तानी गुलाब, जिसे एडेनियम के नाम से पहचान मिली है। इस प्लांट को गर्मी बहुत पसंद है। इस पौधे की खास बात ये होती है कि विंटर में ये अपने सारे फूल और पत्तियों को गिरा देते हैं और जैसे ही गर्मी आती है और जब सारा फूल एक एक कर आपका साथ छोड़ना शुरू कर देती है, उस वक्त इसके फूल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खिलखिलाता है, जैसा कि आज आपके सामने है। तो इस तरह इतने बेशुमार फूलों को देखकर सवाल उठना तो लाजमी ही है कि अरे ओ सांबा, ये बिहार वाले भी कौन सा चक्की का आटा खिलाता है रे। तो दोस्तों, जब भी मैं अपना गार्डन ओवरव्यू दिखाता हूं तो ऐसे ही सवाल आते हैं कि आप किस तरह की सॉइल मीडिया, फर्टिलाइज़र आदि यूज करते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ सॉइल मीडिया और फर्टिलाइज़र अपने आप में काफ़ी नहीं है, कुछ और भी बेहद ज़रूरी बातें हैं जिसका ज्ञान अगर आपने नहीं लिया, आप चाहे जितना भी रिच सॉइल मीडिया और फर्टिलाइज़र यूज करो, फ्लावरिंग उस तरह से नहीं आएंगे जैसा कि आना चाहिए। और ये बातें उन सभी फ्लावरिंग प्लांट पर लागू होता है जो अलग अलग मौसम में हमारे और आपके गार्डन में फ्लावरिंग करते हैं। तो दोस्तों, सॉइल मीडिया और फर्टिलाइज़र के साथ साथ वो कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में आगे आपको जानकारी दी जाएगी। इसके पहले हम चाहते हैं कि शुरुआत गृह प्रवेश से करें, यानी कि पौधों का गृह प्रवेश से लेकर फ्लावरिंग तक का सफ़र। तो दोस्तों, पौधा कोई भी हो, चाहे ये एडेनियम हो या फिर आउटडोर या इंडोर कोई भी प्लांट हो, जब भी उसे हम पहली बार अपने घर लाते हैं तो उस प्लांट के नेचर के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। नेचर को समझने का मतलब ये हुआ कि आप जब भी पहली बार अपने प्लांट को अपने घर लाते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत उसके लिए किस तरह की लाइट और लोकेशन में रखना है, इस बात का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। अब आप इस एडेनियम को ही ले लीजिए, इसे पूरे दिन फुल सनलाइट चाहिए, तभी ये फ्लावरिंग देगी, अन्यथा नहीं देगी। साथ ही फ्लावरिंग आने के बाद अगर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो इसे ग्रीन नेट के नीचे रखें, अन्यथा हाई टेम्परेचर की वजह से प्लांट स्ट्रेस में चले जाते हैं और स्ट्रेस में चले जाने के बाद ये जितने भी फूल हैं ये अचानक नीचे गिर जाते हैं। इस समय मेरे यहाँ काफ़ी हाई टेम्परेचर है, लगभग 43 डिग्री सेल्सियस, तो हमने इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे लगा रखा है। अब ये तो हुई लाइट और लोकेशन की बात। अब दूसरी बात सॉइल मीडिया की आती है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको अच्छी सॉइल मीडिया, मतलब अच्छा भोजन नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप अच्छी भोजन यानी रिच सॉइल मीडिया बनाओ या ना बनाओ, इससे प्लांट को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना कि सॉइल मीडिया के मॉइस्चर से पड़ता है। प्लांट की लाइट और लोकेशन के बाद दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है मॉइस्चर मेंटेन में रहना। अब आप खुद ही सोचो, भोजन लाजवाब हो लेकिन नमक की मात्रा तेज़ हो गई हो तो क्या आप भोजन खाओगे? बिल्कुल नहीं। जैसे भोजन में
नमक तेल मसाला का उचित मात्रा में रहना ज़रूरी है, वैसे ही प्लांट की सॉइल मीडिया में मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान की भाषा में बोलें तो पीएच लेवल सही होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्लांट चाहे वह आउटडोर हो या इंडोर हो, जब तक सॉइल मीडिया का पीएच लेवल सही नहीं होगा, आपका प्लांट सॉइल मीडिया से किसी भी तरह का न्यूट्रिशन ग्रहण नहीं करेगा। दोस्तों, इस संसार में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे और तरल पदार्थ मौजूद हैं, सभी के अच्छी स्वास्थ्य और सेहत के लिए आवश्यक पीएच लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी का पीएच लेवल बिगड़ गया और अगर आप उसे पी लेते हैं तो आपकी सेहत खराब होने लगेगी। भोजन का पीएच लेवल बिगड़ गया तो पेट खराब, और जब पेट खराब तो क्या आप भोजन ग्रहण करेंगे? नहीं ना। ठीक ऐसे ही प्लांट के साथ होता है। पीएच लेवल बिगड़ते ही पौधे का पेट खराब और वो सॉइल मीडिया से भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है, और जल्दी सुधार नहीं हुआ तो एक दिन प्लांट डेड हो जाता है। ओवर वाटरिंग इसका प्रमाण है। पानी चाहे आप कितना भी दो, इससे पीएच लेवल नहीं बिगड़ता है। वही पानी जब पॉट में जमा हो जाता है तो उसका पीएच लेवल बिगड़ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पीएच लेवल को हम दूसरे तरीके से आसान भाषा में ये समझें कि सॉइल मीडिया 3 तरह का होता है। जैसे पीएच लेवल 3 तरह का होता है, तो हमें यहाँ ये समझना है कि सॉइल मीडिया 3 तरह का होता है, और जितने भी प्लांट है इसे इन्हीं तीनों में से कोई एक उसका पसंदीदा होता है। और अगर आपने प्लांट के पसंद का ख्याल नहीं रखा तो प्लांट आपका साथ छोड़ देगा। ये 3 तरह का सॉइल मीडिया को इस प्रकार से जान सकते हैं। जब भी हम सॉइल मीडिया तैयार करते हैं, जैसे कि एडेनियम के लिए 1 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू, 1 भाग बर्मी और 1 भाग धान की भूसी मिलाकर एक मिक्सचर तैयार करते हैं, तो यहाँ तक यह सॉइल मीडिया एक सामान्य अवस्था में रहता है। और जब हम इसमें पानी डालते हैं तो यह अपना स्वरूप बदल देता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्लांट की सॉइल मीडिया उस प्लांट के हिसाब से जब हम तैयार करते हैं तो वह सामान्य और शुष्क अवस्था में रहता है, लेकिन ज्यों ही उसमें पानी डालते हैं उसका स्वरूप बदल जाता है। और 3 तरह की सॉइल मीडिया जो हमने आगे बताया है, उन्हीं तीनों में से कोई एक को धारण कर लेता है। अब पानी देने के बाद जब वह सूख जाता है और हम पुनः पानी देना नहीं चाहते हैं, तो पॉट में रखे इस प्रकार की सॉइल मीडिया एसिटिक सॉइल मीडिया कहलाती है। और अगर हम पुनः पानी देकर सॉइल मीडिया में एक समान नमी को बरकरार रखना चाहते हैं, तो इस तरह की सॉइल मीडिया को नेचुरल सॉइल मीडिया यानी कि उदासीन सॉइल मीडिया कहते हैं। और जिस सॉइल मीडिया में ओवर वाटरिंग करते हैं तो वो बेसिक सॉइल मीडिया की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, सभी प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी पूर्ति करने के बाद ही आपकी प्लांट अच्छी सेहत में नज़र आएगी और प्लांट आपके सॉइल मीडिया से न्यूट्रिशन देना शुरू कर देगा। यही प्लांट की सेहत का राज है। अब दोस्तों, न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके लिए हम अलग अलग प्रकार का फर्टिलाइज़र ऐड करते रहते हैं, जैसे कि अलग से वर्मी कंपोस्ट का घोल, विंटर में सरसों खल्ली का घोल, कभी एनपीके, कभी डीएपी, तो कभी सीविड और कभी होममेड फर्टिलाइज़र। तो इस तरह तरह के फर्टिलाइज़र ऐड करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं कहूँगा कि किस प्लांट को किस तरह का न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी प्लांट स्वस्थ नज़र आएगी। फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें उसके अंदर मौजूद पोषक तत्व का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा एक बार फिर कहेंगे कि हमने रिच सॉइल मीडिया तो तैयार किया, फर्टिलाइज़र भी दिया, लेकिन फूल नहीं आए या पत्तों में ग्रोथ नहीं हुआ। दोस्तों, इसका कारण हमारा पोषक तत्व के बारे में ज्ञान की कमी है। अब फूलों की बात करें, यानी कि हमें भरपूर फ्लावरिंग चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास ये ज्ञान होना ही चाहिए कि इसके लिए कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में चाहिए। इसे जाने बगैर आप अधिक मात्रा में फूल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अगर आप भरपूर फूल प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको पौधों के आवश्यक पोषक तत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, एक प्लांट लवर के लिए पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व है उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
अब आप सामने एडेनियम में भरपूर फ्लावरिंग देख ही रहे हैं। तो भरपूर फूल के लिए ऐसे कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं जाने बगैर आप भरपूर फ्लावरिंग नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि फ्लावरिंग वाले जितने भी प्लांट होते हैं उसका मुख्य पोषक तत्व फास्फोरस और पोटेशियम होता है। फास्फोरस पौधों के सबसे अग्रभाग यानी कि जहाँ से फूल या फल आते हैं उसके विकास में बूस्टर डोज का काम करता है। फूलों की कली तैयार करने में फास्फोरस काफ़ी सहायक होता है और पोटेशियम का काम कली को फूल में तब्दील कर फूलों के साइज में वृद्धि का काम करता है। फूल के कलर को डीप करने में भी ये काफ़ी सहायक होता है। साथ ही फूल के बाद जो सीड्स बनते हैं पोटेशियम की वजह से सीड्स काफ़ी हेल्दी होते हैं। जिस पौधे में फल आते हैं उसके फल भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो इस प्रकार फूल के लिए रिच फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में चाहिए ही चाहिए। वर्मी कंपोस्ट या काव डंक में मुश्किल से 2% फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं, तो इसे डालकर आप भरपूर फ्लावरिंग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मैं तमाम फूल वाले पौधों में बोन डस्ट यूज करता हूँ जिसमें 15 से 20% फास्फोरस होता है और ये एडेनियम का पसंदीदा भोजन है। इतनी मात्रा में फास्फोरस किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में नहीं पाई जाती है। इसलिए फ्लावरिंग के लिए अगर आप ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करना चाहते हैं तो बोन डस्ट सबसे आगे है, लेकिन इसमें पोटेशियम नहीं होती है और इसके लिए ऑर्गेनिक मटेरियल में ऑर्गेनिक डीएपी यूज करता हूँ जिसमें पोटेशियम की मात्रा 14 से 18% होती है, जबकि केमिकल डीएपी में पोटेशियम की मात्रा 46% होती है। तो दोस्तों पोटेशियम की ज़रूरत कली तैयार होने के समय पड़ती है और इसके पहले नहीं। तो जहाँ एक और बोन डस्ट से भरपूर फास्फोरस मिल रही होती है जो कली बनाने में सहायक होती है, तो ज्यों ही कली बनना शुरू करे उस वक्त से महीने में एक बार ऑर्गेनिक डीएपी 10 इंची के पॉट में 10 दाने, यानी कि पॉट की चौड़ाई के हिसाब से जितने इंच का पॉट है उतने डीएपी के दाने गुड़ाई कर डाल दिया करें। फिर समय आने पर आप भरपूर फ्लावरिंग का आनंद ले पाएंगे। और अब हम अपने छत से आपको अपने ग्राउंड गार्डन को दिखा रहे हैं जहाँ केवल डोरांटा और फाइकस प्लांट से हमने एक खूबसूरत लुक तैयार किया है। कभी यहाँ भी इनके साथ रंग बिरंग के फूल हुआ करते थे, लेकिन समर में यहाँ कोई भी प्लांट रखना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ हरियाली ही नज़र आ रही है। हाँ, विंटर में हम यहाँ भी प्लांट रखते हैं, लेकिन जब से टेरेस पे आ गए हैं तब से यहाँ सूना सूना सा हो गया है। और यहाँ हमारे टेरेस का एक निचला भाग है जहाँ वो सारे प्लांट रखे जाते हैं जिसमें फ्लावरिंग कम होती है, या फिर फ्लावरिंग अधिक होने पर यहाँ से उठाकर इसे अपने गार्डन के पास रख देता हूँ। यहाँ पर अधिकांशतः बोगनवेलिया के प्लांट होते हैं, जो खिले वो गार्डन में, जो ना खिले वो यहाँ रहते हैं। तो दोस्तों बताने को तो बहुत कुछ रह गया है, लेकिन फ्लावरिंग और पौधों की सेहत से जुड़ी मुख्य बातें जो होते हैं वो हमने बता दिया है। तो इस प्रकार और भी बहुत सारी जानकारी जो बाकी रह गई है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। फ़िलहाल इतना ही, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए यहीं पे विराम देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना कमेंट करना नहीं भूलेंगे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।